वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस में। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के। ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम पूछे जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को डील करेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर को मेरे साथ कमेंट करते हुए चलेंगे। देखिए आपके पास जो टाइम है वो लिमिटेड में है, मतलब जो डेट एग्जाम का है वो अनाउंस हो चुका है और आप लोग टाइम को मैनेजमेंट करते हुए चलिए, सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करते हुए चलिए, यानी सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। ठीक है, यानी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का जो गुण होता है वो नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, विभिन्न दिशाओं में समान गुण, या फिर सुस्पष्ट द्रव्यमान, या फिर निश्चित ज्यामितीय आकृति, या फिर उच्च आंतरिक बल। तो यहां जो हो जाएंगे विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ये जो है क्रिस्टलीय पदार्थ के संदर्भ में ये बात सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। ठीक है, पर विलायक के अणु, या फिर विलय के अणु, या फिर जटिल के अणु, या फिर जटिल आयन, या फिर सरल आयन। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विलायक के अणु। यह क्या होते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से मतलब क्या होते हैं, विलायक के जो अणु होते हैं वो निकल नहीं पाते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपका टाइम नहीं लिया जाएगा, काफी शॉर्ट टाइम में यानी काफी कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि उस आयनिक यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें R+/R-, ठीक है, यानी R+/R-, यानी कैटायन और एनायन, कैटायन और ऋणायन, यानी नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होती है उसका जो रेशियो होता है, उसका रेडियस का रेशियो जो होता है उसका मान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए इसका जो मान होता है वो होता है 0.25, यानी 225 से 0.414 तक होता है। ठीक है, यानी 0.225 से 0.414 तक होता है, यानी ऑप्शन डी में आपका दिया है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। और इनमें से बोर्ड एग्जाम जो होता है आपका, बोर्ड एग्जाम में आपका 100% यानी कितना लगभग 70% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू रहते हैं। उनमें से जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू जो रहता है वो सिंपल सब रहता है, जो आपको यहाँ पढ़ाया जाता है। ठीक है, 40 जो रहता है वो क्या रहता है, काफी सिंपल क्वेश्चन रहता है, जो आपको यहाँ क्या किया जाता है, बताया जाता है इस वीडियो में। और 30 जो क्वेश्चन रहता है उसका थोड़ा सा लेवल हाई होता है। ठीक है, यानी थोड़ा सा हाई लेवल का होता है वो क्वेश्चन और उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। लेकिन 40 जो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं वो क्या रहते हैं, काफी सिंपल रहते हैं 40 क्वेश्चन एमसीक्यू। ठीक है, अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन करा है कि अस्थि राख मुख्यतः है। ठीक है, यानी अस्थि राख जो मुख्यतः क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, या फिर कैल्शियम फॉस्फेट, या फिर कोयला, या फिर फास्फोरस। तो ये जो है जनरली जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, यानी अस्थि राख मुख्यतः क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण युक्त होता है। यानी गोताखोरी जो संयंत्र रहते हैं उनके पीछे एक यंत्र लगा हुआ रहता है, उनके पीछे जो यंत्र रहता है उसमें किसका मिश्रण रहते हैं, कौन गैसों का मिश्रण पाया जाता है। गोताखोरी क्या करते हैं कि समुद्र में गोता लगाते हैं, वो तरह तरह के चमकीले पत्थर, कीमती पत्थर को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तरह तरह के हीरे वगैरह खोजते हैं, यानी समुद्र में उनका काम रहता है। लेकिन उनके पीछे एक यंत्र लगा रहता है और उसमें गैस का मिश्रण रहता है। वो कौन सा मिश्रण होता है, उनका कौन सा मिश्रण होता है गैस का, वही आपसे पूछा गया। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, या फिर नियोन प्लस ऑक्सीजन, या फिर हीलियम प्लस ऑक्सीजन, या फिर क्रिप्टन प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो रहते हैं सिंपल सी बात है, ये रहते हैं हीलियम प्लस ऑक्सीजन, यानी हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण रहता है। ठीक है, He+O2, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि निम्नलिखित में किसका हाइड्राइड कंवथनांक न्यूनतम होता है, यानी H2 हाइड्राइड कंवथनांक जो होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है, यानी सबसे ज्यादा कम होता है H2O का, या फिर H2S का, या फिर H2Se का, या फिर H2Te का। तो सबसे ज्यादा अगर कम होगा वो हो जाएगा H2S का। किसका हो जाएगा, H2S का, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। H2S का जो हाइड्राइड कंवथनांक होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है, ये तीनों के कंपैरिजन में H2O, H2Se और H2Te के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, यानी FO1 फोन जिसमें नजर आएगा फोन वही बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब H अगर यानी हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ बनाएगा, फिर ऑक्सीजन के साथ, या फिर नाइट्रोजन के साथ, ये तीनों के साथ हाइड्रोजन क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। इसमें N नजर आया NH3 के साथ, मतलब N के साथ हाइड्रोजन बनाया है, मतलब सही बात है। H2O में O के
साथ हाइड्रोजन बनाया है, O के साथ हाइड्रोजन बनाया है, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, और Cl है आपका F है, तो HF के साथ यानी फ्लोरीन के साथ यहाँ H किया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, Cl के साथ नहीं बनाता है, तो ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी Cl HCl जो है यानी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 7th नंबर क्वेश्चन का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में पूछा जा रहा है, Na2O या फिर SO2 या फिर B2O2 या फिर ZNO। तो यहाँ जो उभयधर्मी ऑक्साइड है वो हो जाएंगे ZNO क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। सिंपल सी बात है, फलक केंद्रित क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसका क्या होता है कि 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहता है, तो इसका एटम का संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फलक जो होता है 6 होता है, टोटल फलक की संख्या कितनी है, 6 है, यानी 6 गुना कितना करेंगे, 1/2 करेंगे। फलक के केंद्र पर जो एटम रहता है उसका 1/2 कंट्रीब्यूशन योगदान होता है, तो 1/2 × 6 से करेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 9th नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर चूज करना है। तो एक एटम यहाँ हो गया, 3 एटम यहाँ हो गया, टोटल कितना एटम, 4 एटम हुआ, यानी n की संख्या बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। और हम जानते हैं कि टेट्राहेड्रल वाइड यानी चतुष्फलकीय जो वाइड की जो संख्या होती है वह 2n होती है, जहां n वो परमाणु की संख्या को इंडिकेट करता है। तो n का मान हम क्या निकाले, 4 निकाले, तो 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी में दिया है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की जो संख्या होती है वो कितना होती है, 8, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, यानी हिमांक का अवनमन होगा किसका अधिक होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है K2SO4 का या फिर NaCl का या फिर यूरिया का या फिर ग्लूकोज का। तो यहाँ जो सबसे ज्यादा होगा वो होगा K2SO4 का। किसका, K2SO4 का जो हिमांक का अवनमन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ये तीनों के कंपैरिजन में, सोडियम क्लोराइड, यूरिया और ग्लूकोज के कंपैरिजन में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुहासा कोलाइडी विलयन में, कुहासा जो कोलाइडी विलयन में होता है वो क्या होता है, 11th नंबर क्वेश्चन। तो ये जो होते हैं द्रव गैस में क्या होते हैं, परिक्षेपित रहते हैं, ये क्या रहते हैं, द्रव कण गैस में परिक्षेपित रहते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, यानी कौन सी संक्रमण धातु जो है वो क्या करती है, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण स्टेट को दर्शाती है, यानी मैग्नीज दर्शाती है। कौन, Mn, यानी मैग्नीज जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को यानी OS को दर्शाती है, OS को मतलब स्टेबलाइज करती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन पूछ रहा है कि तनु, क्या पूछ रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि तनु एवं अल्प क्षारीय केमेनोफोर्म के घोल को कहा जाता है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, तनु अल्प क्षारीय जो इसका जो घोल होते हैं वो यानी सोल्यूबल जो सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं उसको। ठीक है, फेंटोन अभिकर्मक या फिर ल्यूकास अभिकर्मक या फिर बेयर अभिकर्मक या फिर तोलन का अभिकर्मक। देखिए इसको जो कहा जाता है बेयर अभिकर्मक कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, बेयर अभिकर्मक, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में किस आयन के मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है 1.73 BM होता है। ठीक है, यानी BM यानी जो होता है इसमें इकाई होता है, यूनिट होता है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, यानी मैग्नेटिक मोमेंट कब बनता है, जब दो चार्ज मतलब बनता है, दो चार्ज के आवरण से क्या बनता है, मैग्नेटिक मोमेंट का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन दिया गया है B3+ या फिर Cr+ या Cr3+ या फिर Fe3+ या फिर Ti3+। देखिए ये जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे Ti3+, यानी टाइटेनियम जो इसका आयन है इसका मैग्नेटिक जो मोमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1.73 BM हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि धनायन अंतराकाश, क्या कह रहा है कि धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं, फ्रैंकेल दोष में या फिर शॉटकी दोष में या फिर रिक्तिका दोष में या फिर धातु न्यूनता दोष में। ठीक है, ये जो हो जाते हैं ये हो जाते हैं फ्रैंकेल दोष में, यानी फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है कि धनायन जो होते हैं वह अंतराकाश स्थान में उपस्थित होते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शॉटकी डिफेक्ट जो होता है यानी शॉटकी दोष में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, शॉटकी दोष जो होता है वो पाया जाता है किसमें, NaCl में, यानी सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड या फिर CaCl में या फिर सीजियम क्लोराइड में, जिनको बोलते हैं सीजियम क्लोराइड, CaCl, या फिर इनमें से सभी में। तो शॉटकी डिफेक्ट जो पाए जाते हैं ये तीनों में पाए जाते हैं, NaCl में भी, KCl में भी और CaCl में भी, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड तीनों में क्या पाए जाते हैं, शॉटकी डिफेक्ट पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे इस तरह। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पारा यानी मरकरी जो बोलते हैं, जिसको पारा का जो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस
रेसिस्टेंस जो होता है वो शून्य हो जाता है। किस पर, यानी कितना ताप पर, पारा का रेसिस्टेंस जो होता है वो प्रतिरोध शून्य होता है, जीरो हो जाता है। कितना ताप पर, 4 केल्विन या फिर 10 केल्विन या फिर 20 केल्विन या फिर 25 केल्विन। देखिए इसका जो ताप होता है यानी किस ताप पर, ये हो जाएंगे आपका 4 केल्विन ताप पर पारा का जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 70 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोलरता, देखिए एक होता है मोलरता, एक क्या होता है मोलरता, एक होता है मोलरता। ठीक है, तो मोलरता का आपको यूनिट पूछा जा रहा है। ठीक है, मोलरता को व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है, सिंपल सी बात है। मोलरता का फॉर्मूला जानते हैं, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलय का केजी में द्रव्यमान। ठीक है, तो केजी में द्रव्यमान हो जाएंगे, ये मोल बटा केजी हो जाएंगे, तो मोल पर केजी, तो मोल पर केजी आपका ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मोलरता को व्यक्त किया जाता है, मोलरता का इकाई है, मोलरता का ऐसा यूनिट है, तो सारा आंसर क्या हो जाएंगे, मोल पर केजी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा। सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं K बराबर मोल पर पावर 1 माइनस n लीटर पर पावर n-1 पर सेकंड। ठीक है भाई, n का मतलब क्या होगा, ऑर्डर, यानी जो होता है ऑर्डर, यानी यहां वेग जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर यानी कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर की जगह क्या रखेंगे, सिंपल सी बात है 19 नंबर क्वेश्चन का, तो यहां जो क्या रखेंगे 1 रखेंगे, पहला कोटि प्रथम बोल रहा है, प्रथम की जगह n की जगह 1 होगा, यानी प्रथम कोटि तो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो मोल पर पावर 1 माइनस n हो जाएंगे, यहां n की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएंगे, उसके बाद लीटर पर पावर n माइनस 1 माइनस 1 जीरो हो जाएंगे, इसका भी मान जीरो, जीरो पर किसी भी पावर जो पावर जीरो रहता है उसका मान 1 रहता है, इसका 1 इंटू 1 हो जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे पर सेकेंड, क्या हो जाएंगे पर सेकेंड, तो सिर्फ क्या बचा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के जो वेग स्थिरांक हो गया वो गया K बराबर कितना हो गया, पर सेकेंड हो गया, तो आपका ऑप्शन बी में दिया है वो हो जाएंगे पर सेकंड, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोडियम क्लोराइड का 0.5 मोलर क्या है, मोलर है। अब देखिए कैपिटल एम जो होता है वो मोलर को इंडिकेट करता है और स्मॉल एम जो होता है वो मोलरता को इंडिकेट करता है। ठीक है, 0 यानी NaCl सोडियम क्लोराइड का 0.1 मोलर जलीय विलयन का प्रासरण दाब ग्लूकोज के 0.1 जलीय घोलन के प्रासरण दाब का कितना गुना है। ठीक है, आधा या फिर बराबर या फिर गुना या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइट जो आंसर निकलेगा वो दुगुना निकलेगा, ट्वाइस जिसको बोलते हैं दुगुना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीसीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल को समझा जाता है, से मतलब साझा करता है, निम्न यूनिट सेल से साझा करता है बीसीसी यूनिट सेल में। 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बीसीसी में जो होता है वो होता है एक जो एटम रहता है ना सेंटर पर, तो वो एक एटम पूरा मतलब कंट्रीब्यूशन देता है, क्या देता है, यानी एक एटम पूरा कंट्रीब्यूशन देता है, यानी किसमें कंट्रीब्यूशन देता है, यानी यौगिक का निर्माण में, उसका क्यूब का निर्माण में, तो ये हो जाएंगे एक यूनिट सेल, क्या हो जाएंगे एक यूनिट सेल, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है, क्या होता है, सोलर सेल में जो उपयोग किए जाते हैं वो कौन सा पदार्थ उपयोग किए जाते हैं, सीजीएम या फिर सिलिकॉन या फिर टीन या फिर टाइटेनियम। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन रखा गया। देखिए ये जो यूज किया जाता है सिलिकॉन का यूज किया जाता है, किसका, सिलिकॉन का, यानी सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले जो पदार्थ है वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितनी होती है, 14, कितना 14, यानी सोडियम का 11 हो गया, मैग्नीशियम का 12 हो गया, एल्यूमिनियम का 13 हो गया, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14 हो गया। ठीक है, यानी सीरियल बाय आपको परमाणु संख्या कम से कम 1 से 20 तक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू जो होते हैं इसी के अंदर से पूछे जाते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैल्शियम फ्लोराइड यानी कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन संख्या क्रम है। कोऑर्डिनेशन संख्या किसको बोलते हैं कि जो एटम जितना अदर एटम से कनेक्टेड है, जितना संख्या में अदर एटम से कनेक्टेड है वही संख्या उस एटम का क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। मान चलें कि यहाँ एक एटम है, ये क्या है, एक ए एटम है, ये वाला एटम ए एटम है, ये और 2 एटम से कनेक्टेड है, तो 3 एटम से कनेक्टेड हो गया, 4 एटम से कनेक्टेड हो गया, 1 एटम 2 3 4, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ये ए वाला, इसका कोऑर्डिनेशन में कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 अन्य एटम से कनेक्टेड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, समन्वय संख्या 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पूछ रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड में जो होता है, कैल्शियम फ्लोराइड में संरचना में धनायन और ऋणायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें जो होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर वो होते हैं 8 4, कितना, धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होते हैं और ऋणायन का 4 होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सहसंयोजक यानी कोवैलेंट ठोस है, सहसंयोजक ठोस यानी एग्जांपल आपको दिया गया है रॉक साल्ट या फिर बर्फ या फिर क्वार्टज या फिर शुष्क बर्फ।
रॉक, तो यहाँ जो रॉक साल्ट जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, क्वार्टज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सहसंयोजक यानी कोवालेंट ठोस जो हो जाएंगे वो क्वार्टज हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की और क्वेश्चन पूछ रहा है कि आयोडीन, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि आयोडीन है आयनिक ठोस या फिर परमाणविक ठोस या फिर आणविक ठोस या फिर सहसंयोजन ठोस। तो आयोडीन जो है एक प्रकार का क्या है, आणविक ठोस है। क्या है, आणविक ठोस है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र है, सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र है, मतलब जिस पर तापमान का टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कौन सा राशि है, वो कौन सा इकाई है। ठीक है, मोलरता या फिर सामान्यता, फिर मोलरता या फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो आपको राइट आंसर चूज करना है। तो ये जो 26 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोलरता। ठीक है, तो मोलरता जो होता है N/V इन N/ क्या होता है, यानी विलायक के मोलों की संख्या बटा क्या करते हैं, उसका विलायक का केजी में द्रव्यमान। तो इसमें कहीं लीटर, इसमें कहीं वॉल्यूम नहीं आया। जो वॉल्यूम होता है वो ताप पर यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी वॉल्यूम वाला राशि जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर का बढ़ने या घटने से वॉल्यूम वाला जो राशि होता है वो भी बढ़ता या घटता। ठीक है, तो मोलरता जो होता है ये किसी टेम्परेचर पर, यानी मोलरता किसी पर मतलब वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, विलायक के मोलों की संख्या बटा विलायक का केजी में द्रव्यमान हुआ, तो केजी आ गया। ठीक है, लीटर आया नहीं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.84 ग्राम पर सीसी, यानी पर सीसी जो है यानी क्यूब, इसका जो वॉल्यूम होता है, एवं 98% शुद्धता वाले H2SO4 यानी जो ये है एसिड है, घोल की मोलरता होगी। सिंपल सी बात है, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो मोलरता निकलेगा वो निकलेगा 18.4 m। क्या निकलेगा, 18.4 m मोलर। ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुसंख्यक गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, प्राशन दाब या फिर वाष्प दाब का अवनमन या फिर हिमांक का अवनमन या फिर क्वथनांक का उन्नयन। 28 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्राशन दाब। क्या हो जाएगा, प्राशन दाब, यानी अनुसंख्यक गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने की जो सर्वोत्तम विधि है, यानी सबसे ज्यादा बेस्ट जो मेथड है वो क्या है, प्राशन दाब, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट, क्या बोल रहा है, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, यानी सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा प्रवाहित की जाती है, जो आवश्यकता होती है, जो जरूरत होती है, वो कितना होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप जानते हैं W बराबर जेट, यानी W बराबर जेट जानते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे। ये फॉर्मूला अप्लाइड करने के बाद ये आप क्या करेंगे, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आपका जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा 1 एम्पियर। कितना, 1 एम्पियर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सॉरी, 1 एम्पियर नहीं निकलेगा इसका, ये निकलेगा 1 फैराड। क्या निकलेगा, 1 फैराड, यानी 1 फैराड कितना होता है पता है ना आपको, 96,500 कूलम। कितना होता है, 96,500 कूलम। ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर जमा होता है। कैथोड पर कौन जमा होगा, कैथोड पर। ठीक है, एक होता है कैथोड वाला रड, एक होता है एनोड वाला रड। ठीक है, ये दोनों रड होता है। कैथोड निगेटिव होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, पॉजिटिव निगेटिव को आकर्षित करेगा। ठीक है, तो आप देखिए कि ऑक्सीकरण या फिर अवकरण या फिर विघटन या फिर जल अपघटन, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवकरण, यानी वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है, अवकरण होता है। क्या होता है, अवकरण है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, तो उसके 50% यानी आधा, मतलब पूरा आधा रिएक्शन को पूरा होने में कितना समय लगेगा, यानी 50% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, 16 मिनट, 24 मिनट, 10 मिनट या फिर 20 मिनट। देखिए आपका टी हाफ, यानी हाफ टाइप रिएक्शन से आपको क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम, यानी प्रथम कोटि का जो ऑर्डर होता है इसका आपको टी हाफ का आपको फॉर्मूला याद है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका जो राइट आंसर निकलेगा 31 नंबर क्वेश्चन का, वो निकलेगा 16 मिनट। कितना निकलेगा, 16 मिनट, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, पारा सेल या फिर डेनियल सेल या फिर ईंधन सेल या फिर लेड संचयक सेल। तो ये जो होते हैं ये होते हैं ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या करते हैं कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। किसमें, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, स्कैंडियम या फिर फेरम या फिर जिंक या फिर क्या बोलते हैं इसको, जिंक बोलते हैं, मैग्नीज। ठीक है, तो यहाँ जो
हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका क्या हो जाएंगे मैग्नीज, यानी मैग्नीज जो है Mn जिसकी परमाणु संख्या 25 होती है, ये सबसे ज्यादा क्या करेगा ऑक्सीकरण अवस्था को शो करेगा, ऑक्सीकरण स्टेट को मतलब शो करेगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या करा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके तनु H2SO4 क्या तनु H2SO4 हो जाएंगे यहाँ का जो वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, ठीक है, एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो ये जो एनोड पर जो गैस मुक्त होते हैं वो क्या हो जाते हैं ऑक्सीजन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एनोड पर कौन मुक्त होगा, एनोड तो है पॉजिटिव, तो वो कौन को निगेटिव को इंटरेक्ट करेगा, तो वह कांच कौन जाएगा वहां ऑक्सीजन जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव जो है वो 0.7 वोल्ट है, तो इसका अवकरण विभव कितना होगा। सिंपल सी बात है, इसके आगे माइनस लगा देंगे, ऑक्सीकरण से अवकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण से अवकरण, सिर्फ इसके आगे माइनस लगा देंगे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के मानक ऑक्सीकरण विभव क्रमशः कितना है, +2.37 और +1.6 वोल्ट है, ठीक है। तो अतः रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम द्वारा क्या होता है, एल्यूमिनियम द्वारा विस्थापित होगा, या फिर एल्यूमिनियम को विस्थापित करेगा, या फिर एल्यूमिनियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल्यूमिनियम को विस्थापित कर देगा। क्यों एल्यूमिनियम को क्यों विस्थापित कर देगा, क्योंकि का जो वैल्यू इसका जो ऑक्सीकरण मानक जो है वो कम है, तो ऑक्सीकरण मानक जो है कितना है +1.66 वोल्ट है, और इसका ज्यादा है, मैग्नीशियम का ज्यादा है, इसका पावर ज्यादा होगा, तो ये किसको विस्थापित कर देगा, एल्यूमिनियम को विस्थापित कर देगा और उसका जगह ले लेगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आपका रिएक्शन दिया गया 37 में, थोड़ा सा दिमाग लगाने का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है A+B+C, ये जो है ये क्या है रिएक्टेंट है, ये क्या है रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट जो है यानी अभिकारक है, यानी अभिक्रिया में भाग लिया है A+B+C, आगे जाके प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट क्या दिया हमको उससे कोई मतलब नहीं, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ दिया गया है D बराबर क्या दिया गया, मतलब रेट दिया गया है K/1 B/1/2 C/1/2, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या पूछा जा रहा है, कोटि पूछा जा रहा है, ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपको ये क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसका जो ऑर्डर है, इसका जो पावर है उसको ऐड कर देंगे। ए का पावर कितना है 1 है, इसको ऐड कर देंगे, बी का पावर कितना है 1/2 है, सी का पावर कितना है 1/2 है, ठीक है। आधा आधा कितना हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, एक इधर, तो 2 हो जाएंगे, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कंफ्यूजन कराने के लिए, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर हाई है तो आप कंफ्यूजन नहीं हो पाएंगे किसी भी हाल में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में 38, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोहा धातु के निष्कर्षण में प्राद्रावण की विधि में बनने वाले धातुमल की जो रासायनिक संरचना है वो क्या होता है, यानी लोहा का सिंपल सी बात है, जो लोहा का क्या किया जाता है निष्कर्षण किया जाता है, तो उसमें जो धातुमल यानी सलेग बनता है, सलेग किससे बनता है, मतलब जो कचरा बनता है, यानी जब निष्कर्षण की क्रिया में जो भी कचरे जो भी मतलब फालतू पदार्थ बनते हैं उसको क्या कहते हैं धातुमल यानी सलेग बोलते हैं, तो उसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग पढ़ते आए हैं इसको, मतलब बार बार ये क्वेश्चन कवर करते आए हैं, CaSiO3 क्या हो जाएंगे CaSiO3, ये धातुमल यानी सलेग के रूप में मतलब निष्कासित होती है लोहा का निष्कर्षण विधि में, ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 39, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोल्ड विधि यानी मोल्ड प्रोसेस द्वारा कौन धातु शुद्ध किया जाता है, कौन धातु मोल्ड प्रोसेस में जो होता है कौन सा धातु का निष्कर्षण होता है, सीधा क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है, टाइटेनियम या फिर जिंक या फिर निकेल या फिर फेरम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 39 का वो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 39 का निकेल का, यानी निकेल का जो निष्कर्षण होता है मोल्ड प्रोसेस विधि से होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी लैंथेनॉइड के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है, जनरली है, ठीक है, सभी लैंथेनॉइड के लिए। तो यहाँ जो हो जाएंगे +3 जो होते हैं सभी लैंथेनॉइड के लिए क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, जनरली होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन पूछा गया है कि धातु क्या करा, क्वेश्चन करा कि धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक आकलन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं। अभिकर्म जो होते हैं धातु आयनों की पहचान के लिए तथा मात्रात्मक का आकलन करने के लिए, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत स्विचों का निर्माण होता है, यानी विद्युत जो स्विच बनते हैं, जो भी आपका बोर्ड में यानी स्विच लगा हुआ रहता है, जो भी बल्ब वगैरह चलाते हैं, उससे जो स्विच बनता है वो किससे उसका बनाया जाता है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन सिंपल सी बात है, पॉलीस्टायरन के द्वारा, किसके द्वारा, पॉलीस्टायरन के द्वारा, पॉलीस्टायरन से विद्युत स्विचों का निर्माण होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
सॉरी 42 है ना, तो इसका होता है बैकेलाइट की तरह, बैकेलाइट यानी बैकेलाइट जो होता है ना आपका, बैकेलाइट जैसे कि बोर्ड वगैरह हो गया, यानी मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं ना जो बोर्ड में लगा करके, ठीक है, यानी प्लग वगैरह जो सिस्टम होता है वो सब जो होते हैं जितने भी मतलब बनते हैं वो प्लास्टिक के नहीं बनते हैं या फिर पॉलीमर के नहीं बनते, वो बैकेलाइट के बनते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रकार का पॉलीमर है, तो ये किससे बनते हैं, बैकेलाइट, ठीक है, यानी स्पेशल नाम क्या हो गया इसका, बैकेलाइट हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन पूछा गया कि कच्चा लोहा जिसको पिग आयरन बोलते हैं, कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है, ठीक है, यानी अशुद्धि के रूप में सबसे ज्यादा जो उपस्थित रहता है वो कौन सा रहता है, फास्फोरस, मैग्नीज, कार्बन या फिर सिलिकॉन। तो अधिक मात्रा में जो रहता है वो कार्बन रहता है। कौन रहता है, कच्चा लोहा में, पिग आयरन में, कच्चा लोहा पिग आयरन में अधिक मात्रा में यानी इसके रूप में अशुद्धि के रूप में क्या रहते हैं, कार्बन उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन पूछा गया कि समीकरण 4m + Cn 8Cn + 2H2 + O2, ये आगे चल के क्या दिया है, MCN2 + 4H, ठीक है, 4OH, इसमें जो N जो है ये कौन सा धातु है, ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। ये रिएक्शन किसके साथ रिएक्शन किया है, Cn के साथ रिएक्शन किया, यानी आगे चल के OH मतलब क्या निकल गया, मतलब अल्काइल ग्रुप ने अल्कोहल ग्रुप निकल गया। तो आपको ऑप्शन दिया गया है Cu या फिर कॉपर या फिर फेरम या फिर ऑरम, ऑरम मतलब का क्या होता है, ऑरम मतलब गोल्ड, ठीक है, यानी सोना जिसको बोलते हैं ऑरम। उसके बाद जिंक दिया गया, ठीक है, यानी ऑरम गोल्ड। उसके बाद जो इसका राइट आंसर चूज करना है, देखिए 44 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑरम, क्या हो जाएंगे, गोल्ड यानी सोना, ठीक है, यानी M की जगह आपका सोना आएगा, यानी 4M तो यहाँ 4Ag लिखा हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे M, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा है कि स्वतः अपचयन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है, कौन सा विधि से, 45 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो होते हैं कॉपरम, क्यूपरम और Hg का, यानी हाइड्राजारम जिसको बोलते हैं, यानी पारा जिसको बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन पूछा गया कि जब AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड और NaCl KCl, ठीक है, यानी KCl की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, ठीक है, ये जो होते हैं जब KCl और जब AgCl और KCl की प्रतिक्रिया कराई जाती है, रिएक्शन कराई जाती है बीच में, तो प्रोडक्ट जो बनता है एक जटिल आयन का निर्माण होता है। क्या होता है, एक जटिल यानी कम्प्लेक्स साल्ट का निर्माण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन पूछ रहा है कि CrNH3 Cl2Cl में जो लिगेंड्स है वो क्या है, ठीक है, लिगेंड्स, ठीक है, या फिर सिर्फ NH3 या फिर सिर्फ Cl- या फिर NH3 और Cl या फिर CONH3 और Cl, ठीक है, जो इसमें जो लिगेंड्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, NH3 और Cl हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, NH3 और Cl, यानी 47 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है, इसमें PT प्लैटिनम का आपको ऑक्सीकरण पूछा गया है, ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पूछा गया, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा पीटी का, ठीक है, तो पीटी का जो ऑक्सीकरण स्टेट निकलेगा इसको आप सॉल्व करेंगे तो +2 निकलेगा। कितना निकलेगा, +2 निकलेगा। ऐसे आप नहीं बता सकते, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको एक्स करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली +2 निकलेंगे। अब देखिए 49, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जटिल आयन यानी ये जो जटिल आयन है इसकी संरचना वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu+2 का प्रसंकरण क्या होगा, ठीक है, sp3 प्रसंकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया, तो प्रसंकरण जो हो जाएंगे DsP2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, DsP2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एथिलीन डायएमीन है, एक प्रकार का क्या है, एथिलीन डायएमीन, ये जो वाइडेंटेड लिगेंड है, क्या है, वाइडेंटेड लिगेंड, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन का वाइडेंटेड लिगेंड यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 50 क्वेश्चन कवर किए। सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो तो उसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। याद रखने का ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक ट्रिक होता है। और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि पूरी तरह से वो मटेरियल आपको प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पेपर होता है, जो भी मॉडल पेपर मॉडल सेट होता है, वो सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाता है। देखिए आपका पास जो है काफी नजदीक एग्जाम आ चुका है, आप इस चैनल के माध्यम से पढ़िए या ना पढ़िए, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमको भी नहीं और आपको भी नहीं, लेकिन टाइम है लिमिटेड में, आप थोड़ा सा टाइम का इस्तेमाल कीजिए और मैनेजमेंट करते हुए चलिए। बार बार एग्जाम नहीं आता, एग्जाम आपका एक ही बार आएगा, एक ही बार के बाद एग्जाम देने के बाद खूब इस तरह से एंजॉय कीजिएगा, लेकिन अभी मैनेजमेंट करते हुए चलिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, फिर अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।